नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। भारत ने यूएनएफसीसीसी के पक्षकारों के 27वें सम्मेलन में दीर्घकालिक निम्न कार्बन उत्सर्जन विकास रणनीति यानी LT-LEDs प्रस्तुत की। विश्व बैंक ने भारत की अवसंरचना आवश्यकताओं का वित्त पोषण, वाणिज्यिक वित्त पोषण की सीमाएं और नीतिगत कार्रवाई के लिए संभावनाएं शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रदाताओं के लिए विनियामक ढांचा प्रस्तुत किया। उच्चतम न्यायालय ने ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए दायर याचिका पर उच्च न्यायालयों को नोटिस जारी किया। संशोधित आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची अधिसूचित की गई और COP27 में 2 नई पहलें शुरू की गईं। अन्य जलवायु कोष। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत ने यूएनएफसीसीसी के पक्षकारों के 27वें सम्मेलन में दीर्घकालिक निम्न कार्बन उत्सर्जन विकास रणनीति यानी LT-LEDs प्रस्तुत की है। LT-LEDs में भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख किया है। यूएनएफसीसीसी के अधीन पेरिस समझौते के अनुच्छेद 4(19) के तहत सभी देशों से LT-LEDs तैयार करने की अपेक्षा की गई है। LT-LEDs यानी दीर्घकालिक निम्न कार्बन उत्सर्जन विकास रणनीति में निम्न कार्बन आधारित विकास मार्ग के लिए 7 प्रमुख संक्रमणकारी योजनाओं और 4 स्तंभों का उल्लेख किया गया है। LT-LEDs 4 स्तंभों पर आधारित हैं। इन 4 स्तंभों में भारत ने ग्लोबल वार्मिंग को बहुत कम योगदान दिया है। भारत की अपने विकास के लिए ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं ज्यादा हैं। विकास के लिए कम कार्बन उत्सर्जन वाली रणनीतियां बनाई हैं और राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप इनका पालन किया जा रहा है। साथ ही भारत को जलवायु सहनशीलता विकसित करने की जरूरत है। इसके अलावा और रणनीतियों की बात करें तो निम्न कार्बन आधारित विकास वाली विद्युत प्रणालियां इसमें शामिल हैं। इसके तहत ग्रीन हाइड्रोजन, फ्यूल सेल, जैव ईंधन आदि में अनुसंधान और विकास होना चाहिए। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। दूसरी रणनीति है एकीकृत परिवहन प्रणाली विकसित करना। इसके लिए परिवहन साधनों के आधुनिकीकरण के माध्यम से ईंधन दक्षता में सुधार करने की जरूरत है। इसके अलावा परिवहन के अधिकतर साधनों का विद्युतीकरण करना जरूरी है। ऊर्जा और पदार्थ कुशलता तथा संधारणीय शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन को सहन करने में सक्षम और अनुकूल भवन डिजाइन तथा कम कार्बन उत्सर्जन आधारित नगरपालिका सेवा वितरण करने की जरूरत है। समृद्धि संबंधी गतिविधियों से उत्सर्जन को अलग करना चाहिए। स्टील, सीमेंट आदि जैसे हार्ड टू एबिट क्षेत्रों में पदार्थ दक्षता और कम कार्बन विकल्पों को अपनाने पर बल देना चाहिए। इसके अलावा हार्ड टू एबिट क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना कठिन होता है। इसके अलावा अन्य रणनीति है वायुमंडल से CO2 हटाना और संबंधित इंजीनियरिंग समाधान। इसके तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी ढांचे की संभावनाओं का पता लगाना जरूरी है। छठी रणनीति है वन और वनस्पति आवरण में वृद्धि करना। इसे वनों से बाहर वृक्षों और हरित आवरण की बहाली की जानी चाहिए और संरक्षण तथा प्रबंधन पर बल देना चाहिए। इसके अलावा LCD का वित्त पोषण करने के लिए भारत को 6 से 8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जरूरत होगी और इक्विटी निवेश, बॉन्ड और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से निजी वित्त पोषण पर ध्यान दिया गया है। विश्व बैंक ने भारत की अवसंरचना आवश्यकताओं का वित्त पोषण, वाणिज्यिक वित्त पोषण की सीमाएं और नीतिगत कार्रवाई के लिए संभावनाएं शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को अगले 15 वर्षों में शहरी अवसंरचना में 840 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत होगी। वर्ष 2036 तक 40% आबादी शहरों में रह रही होगी। वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकारें शहरी अवसंरचना के 75% से अधिक का वित्त पोषण करती हैं। वहीं शहरी स्थानीय निकायों और निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बहुत कम है। ULBs 15% और निजी क्षेत्र 5% शहरी अवसंरचना का वित्त पोषण करते हैं। आपको बता दें कि प्राइवेट फाइनेंस को आकर्षित करने में कई चुनौतियां हैं। दरअसल निजी वित्त आकर्षित करने के लिए वित्त पोषण आधार मजबूत नहीं है। इसके अलावा शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियों का वास्तविक हस्तांतरण कमजोर और खंडित है। शहरी संस्थाओं की न्याय क्षमता, गुणवत्ता और डेटा में कई खामियां हैं जो निवेशकों के विश्वास को कम करती हैं। ULBs के वित्त पोषण पर राज्यों का बहुत
बहुत अधिक केंद्रीकृत प्रत्यक्ष नियंत्रण है। इसलिए रिपोर्ट में सिफारिशें की गई हैं कि संरचनात्मक सुधार होने चाहिए और लक्षित कार्रवाई होनी चाहिए। संरचनात्मक सुधारों के अंतर्गत अधिक स्थिर, फॉर्मूला आधारित और बिना शर्त वाली वित्तीय हस्तांतरण प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। राजस्व को बढ़ावा दिया जाना चाहिए तथा सेवाओं की लागत को वसूलने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके अलावा संपत्ति कर, उपयोगकर्ता शुल्क और सेवा शुल्क में वृद्धि की जानी चाहिए। लक्षित कार्रवाइयों के तहत ये बताया गया है कि प्रदर्शन आधारित वित्तीय हस्तांतरण कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। बैंकों को स्वीकार्य परियोजनाओं और मिश्रित सार्वजनिक निजी भागीदारी लेन देन को विकसित एवं कार्यान्वित करने के लिए यूएलबीज की क्षमता में सुधार करना चाहिए। इसके अलावा शहरी निवेश सहायता इकाई जैसी समर्पित संरचना स्थापित की जानी चाहिए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रदाताओं के लिए विनियामक ढांचा प्रस्तुत किया। सेबी के मुताबिक ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से अलग एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। इसमें सूचीबद्ध या भविष्य में सूचीबद्ध होने वाली ऋण प्रतिभूतियां उपलब्ध होती हैं और इनका लेन देन किया जाता है। बॉन्ड्स इंडिया, गोल्डन पाई आदि ओबीपी के प्रमुख उदाहरण हैं। नए नियमों के तहत ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म को सेबी से स्टॉक ब्रोकर होने का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। इसके अलावा उन्हें डेटा गवर्नेंस भी सुनिश्चित करना होगा। और आइए अब आपको बताते हैं कि सेबी को इन नियमों की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल ओबीपीज का विनियमन सेबी नहीं कर रही थी। ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स में से अधिकतर का संचालन फिनटेक कंपनियां कर रही थी। ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स गैर संस्थागत निवेशकों को बॉन्ड बाजार तक पहुंचने का अवसर प्रदान करते हैं और इसके लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करना जरूरी है। आपको बता दें कि बॉन्ड एक ऋण लिखित होता है। इसके द्वारा एक निवेशक आमतौर पर किसी कॉर्पोरेट या सरकार को एक निश्चित अवधि के लिए धन उधार देता है। ये उधार अलग अलग ब्याज दरों या निश्चित ब्याज दर पर दिया जाता है। बॉन्ड का उपयोग कंपनियां, नगरपालिकाएं, राज्य और संप्रभु सरकारें धन जुटाने के लिए करती हैं। बॉन्ड लंबी अवधि के लिए उधार प्रदान करते हैं। दूसरी ओर मुद्रा बाजार में कम अवधि के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ऋण प्रतिभूतियों को उधार दिया जाता है और लिया जाता है। इन प्रतिभूतियों की औसत परिपक्वता अवधि 1 वर्ष या उससे कम होती है। और आइए अब चर्चा करते हैं बॉन्ड्स के प्रकारों के बारे में। फिक्स्ड रेट बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड की पूरी अवधि के दौरान ब्याज दर निश्चित होती है। दूसरा होता है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। इसमें वर्तमान बाजार संदर्भ दर के अनुसार ब्याज दर घटती बढ़ती रहती है। तीसरा है शून्य ब्याज दर बॉन्ड। इसमें निवेशकों को कोई नियमित बाजार प्राप्त नहीं होता है। इसमें जारीकर्ता बॉन्ड धारकों को केवल मूलधन का भुगतान करते हैं। तीसरा होता है मुद्रास्फीति सूचकांकित बॉन्ड। इसमें कूपन भुगतान को मुद्रास्फीति के साथ समायोजित किया जाता है और इसके लिए भुगतानों को कुछ मुद्रास्फीति संकेतकों से जोड़ा जाता है। अगला टॉपिक न्यायपालिका से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए दायर याचिका पर उच्च न्यायालयों को नोटिस जारी किया है। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2019 की एक याचिका पर सभी उच्च न्यायालयों से जवाब मांगा है। इस याचिका में केंद्र और सभी राज्यों को ग्राम न्यायालय स्थापित करने के निर्देश देने की मांग की गई है। दिसंबर 2021 तक 15 राज्यों ने 476 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए थे। वर्तमान में 10 राज्यों में 256 ग्राम न्यायालय क्रियाशील हैं। ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव विधि आयोग ने अपनी 114वीं रिपोर्ट में दिया था। वर्ष 2008 में संसद ने ग्राम न्यायालय अधिनियम पारित किया था। इस अधिनियम में मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसके तहत राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से प्रत्येक ग्राम न्यायालय में एक न्यायाधिकारी नियुक्त करेगी। ये आपराधिक मामलों, दीवानी मुकदमों, दावों या विवादों की सुनवाई करेगा। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होंगे, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए किसी नियम के अधीन होंगे। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में प्रदान किए गए साक्ष्य के नियमों से बंधे नहीं होंगे। दरअसल ग्राम न्यायालयों से न्याय तक सुलभ और कम खर्च में पहुंच सुनिश्चित होती है। इसके अलावा मामलों का त्वरित निपटान संभव हो पाता है। दीवानी न्यायालयों पर दबाव कम होता है। आपको बता दें कि ग्राम न्यायालयों के समक्ष कई चुनौतियां भी हैं, जैसे इन्हें या तो बहुत कम संसाधन आवंटित किए जाते हैं या संसाधन उपलब्ध ही नहीं कराए जाते हैं। इसके अलावा सभी हितधारकों के बीच इसके बारे में जागरूकता की कमी है और ग्राम न्यायालयों की न्यायिक अधिकारिता के बारे में भ्रम की स्थिति है। संशोधित आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची अधिसूचित की गई। वर्ष 2022 में NLEM में किए गए संशोधन हितधारकों से परामर्श पर आधारित हैं। इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की आवश्यक दवाओं की सूची 2021 जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों का भी संदर्भ लिया गया है। इस सूची में 34 अतिरिक्त दवाएं जोड़ी गई हैं। ये कैंसर के उपचार और प्रशामक देखभाल, तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार, मधुमेह आदि के उपचार से संबंधित हैं। संशोधित सूची से 26 दवाओं को हटा दिया गया है। दवाओं को उनकी लागत, प्रभावकारिता और त्वरित उपलब्धता के आधार पर जोड़ा या हटाया जाता है।
इन दवाओं की कीमतों को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण नियंत्रित करता है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण में ऐसी दवाएं शामिल हैं जिन्हें अनिवार्य रूप से सभी अस्पतालों में बल्क में भंडारित करने की जरूरत होती है। ये सूची स्वास्थ्य देखभाल के सभी स्तरों पर कम कीमतों पर गुणवत्ता वाली दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करती है। ये निरंतर बदलाव वाला दस्तावेज है। इसे नियमित रूप से संशोधित किया जाता है। इसमें लोक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं में परिवर्तनों के साथ साथ औषधि ज्ञान में प्रगति के आधार पर संशोधन किया जाता है। इसे पहली बार वर्ष 1996 में तैयार किया गया था। इसकी समीक्षा और इसमें संशोधन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय करता है। आपको बता दें कि सभी अस्पतालों को इन दवाओं का बल्क संग्रह रखना अनिवार्य है। दरअसल ये सूची जारी करने का प्राथमिक उद्देश्य 3 महत्वपूर्ण पहलुओं लागत, सुरक्षा और प्रभावकारिता पर विचार करते हुए दवाओं के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की बात करें तो इसे वर्ष 1997 में स्थापित किया गया था। इसे नियंत्रित बल्क ड्रग्स और फॉर्मुलेशन की कीमतों को तय या संशोधित करने के लिए स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 1995 के तहत दवाओं की कीमत और उपलब्धता सुनिश्चित करना है। ये केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग का एक संलग्न कार्यालय है। अगली खबर कोप 27 से संबंधित है। कोप 27 में 2 नई पहलें शुरू की गई हैं। इन ओवर लाइफ टाइम कैंपेन, इस पहल को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य 18 से 23 वर्ष की आयु के युवाओं को संधारणीय जीवन शैली के संदेश वाहक बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके तहत युवाओं को उनके ऐसे जलवायु संबंधी कार्यों को प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो संधारणीय और विस्तार योग्य हैं, साथ ही विश्व स्तर पर साझा किए जा सकते हैं। और दूसरी पहल है ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क। ये पूर्व व्यवस्थित वित्तीय सहायता है। इसे जलवायु परिवर्तन से होने वाली क्षति और हानि के बढ़ते खतरे का सामना कर रहे गरीब और सुभिद्ध देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया है। इसे ग्लोबल शील्ड फाइनेंसिंग फैसिलिटी के तहत विश्व बैंक द्वारा समर्थित किया जाएगा। इसे G7 और वल्नरेबली 20s ने लॉन्च किया है। V20 जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रणालीगत रूप से सुभिद्ध अर्थव्यवस्थाओं की एक समर्पित सहयोग आधारित पहल है। इसकी स्थापना वर्ष 2015 में पेरू के लीमा शहर में की गई थी। अन्य जलवायु कोष। अन्य जलवायु कोषों में हरित जलवायु कोष की बात करते हैं। सबसे पहले इसे वर्ष 2010 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य विकासशील देशों की ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करने और जलवायु अनुकूलन में मदद करना है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा, इसे वर्ष 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य विकासशील देशों और संक्रमणशील अर्थव्यवस्था वाले देशों की पर्यावरणीय अभिसमयों और समझौतों के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करना है। इसका प्रबंधन विश्व बैंक करता है। विश्व जलवायु परिवर्तन कोष को वर्ष 2001 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य सभी विकासशील देशों में अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण आदि से संबंधित परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है। इसका प्रबंधन वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF करती है। अगला टॉपिक है अनुकूलन कोष। इसे वर्ष 2001 में स्थापित किया गया था। इसे क्योटो प्रोटोकॉल के तहत स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों की अनुकूलन परियोजनाओं और कार्यक्रमों को वित्त पोषित करना है। इससे इन देशों के सुभिद्ध समुदायों की जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन में सहायता की जा सकेगी। और आइए अब बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। जिला न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि जिला न्यायाधीश अधीनस्थ न्यायाधीश नहीं हैं, वे जिला न्यायपालिका से संबंधित हैं। जिला न्यायाधीश जिले में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी होता है। वो सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। उसकी नियुक्ति, पदस्थापन और पदोन्नति संबंधित राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है। जिला न्यायाधीश को पहले से केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में नहीं होना चाहिए। वो 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा हो। उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने सिफारिश की हो। अगला टॉपिक है धर्मांतरण विरोधी कानून, एंटी कन्वर्जन लॉज। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जबरन धर्म परिवर्तन के मुद्दे से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने और अधिक प्रयास करने को कहा है। भारत में अब तक धर्मांतरण को प्रतिबंधित या विनियमित करने वाला कोई केंद्रीय कानून नहीं है। हालांकि ओडिशा, मध्य प्रदेश आदि जैसे राज्यों ने बलपूर्वक, धोखाधड़ी या फिर प्रलोभन देकर धर्मांतरण को प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रेव स्टेनिस लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य वाद
में मध्य प्रदेश तथा ओडिशा के धर्मांतरण रोधी कानूनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। इस बाद में ये निर्णय दिया गया था कि धर्म के प्रचार के अधिकार में धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं है। उपासना स्थल अधिनियम 1991। केंद्र सरकार ने उपासना स्थल अधिनियम से संबंधित याचिकाओं पर जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है। यह अधिनियम किसी भी धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल को एक अलग धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल में बदलने पर रोक लगाता है। ये किसी भी उपासना स्थल के उस धार्मिक चरित्र को बनाए रखने के लिए प्रावधान करता है जैसा ये 15 अगस्त 1947 को था। ये कानून एक ही धार्मिक संप्रदाय के एक अलग खंड पर भी लागू होता है। इस कानून की धारा 5 में ये प्रावधान किया गया है कि ये अधिनियम राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले पर लागू नहीं होगा। एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2021। इस रिपोर्ट को विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने प्रकाशित किया है। ये इस रिपोर्ट की श्रृंखला में दूसरी रिपोर्ट है। वर्ष 2021 में बाढ़ और सूखे जैसी चरम मौसमी घटनाओं के कारण 35 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ था। चक्रवातों के कारण भारत को 4.4 अरब डॉलर और बाढ़ की वजह से अतिरिक्त 3.2 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है। मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम। मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम की परिकल्पना COP26 के दौरान वर्ष 2021 में की गई थी। MWP का सुझाव संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिया था। इसका लक्ष्य उत्सर्जन में कटौती के संकल्पों में महत्वाकांक्षा बढ़ाकर उत्सर्जन में कमी संबंधी अंतराल को कम करना था। कई रिपोर्ट्स में ये आशंका व्यक्त की गई थी कि देशों के वर्तमान राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपर्याप्त होंगे। MWP का लक्ष्य शमन, महत्वाकांक्षा और कार्यान्वयन को तत्काल रूप से बढ़ाना है। दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए वित्तीय विनियामकों के साथ कार्य करेगा। ट्राई श्वेत सूचीकरण से जुड़ी एक प्रक्रिया के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाना चाहता है। एक श्वेत सूची साइबर सुरक्षा से संबंधित एक रणनीति है। ये अन्य सभी को नकारते हुए ईमेल पतों, IP पतों, डोमेन नामों या एप्लीकेशंस की एक सूची को अनुमति प्रदान करती है। इसका एक अन्य उद्देश्य अवांछित वाणिज्यिक संचार के मुद्दे को भी हल करना है। UCC एक अनवांटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन, एक ऑपरेटर द्वारा अपने ग्राहकों को उनके अनुरोध के बिना भेजा गया वाणिज्यिक संचार है। ट्राई ने वर्ष 2016 में अपने UCC दिशा निर्देशों के तहत डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्ट्री का अनावरण किया था। अगला टॉपिक है DRR धान 60। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने धान की नई किस्म विकसित की है। इसमें सामान्य से लगभग 30% तक कम फास्फोरस की आवश्यकता होगी। DRR धान 60 देश में कम फास्फोरस आवश्यकता वाली चावल की पहली किस्म है। DRR धान 66, DRR धान 65 और WGL 1487 चावल की अन्य किस्में हैं जो समान लाभ प्रदान करती हैं। आपको बता दें कि फास्फोरस एक प्रमुख सूक्ष्म पोषक तत्व है। ये कोशिकाओं के भीतर ऊर्जा भंडारण और स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है। ये पौधों में जड़ के विकास में तेजी लाने में मदद करता है। साथ ही ये अधिक नाइट्रोजन ग्रहण की सुविधा भी प्रदान करता है। इससे अधिक प्रोटीन युक्त उपज प्राप्त होती है। पेरिस पीस फोरम ये एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ये वार्षिक गवर्नेंस को सुधारने और उसे फिर से सक्रिय करने पर केंद्रित है। इसे फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने वर्ष 2018 में लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य वर्तमान समय के सबसे अधिक चिंतनीय वैश्विक मुद्दों पर सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। ताशीगंग, हिमाचल प्रदेश। ये दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। ये 15,256 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है। इसे वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक आदर्श मतदान केंद्र के रूप में निर्मित किया गया है। ये लाहौल और स्पीति के सीमावर्ती जिलों में स्थित है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा या धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म छोटा नागपुर पठार क्षेत्र की मुंडा जनजाति में हुआ था। इनके जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने अंग्रेजी और जमींदारों द्वारा स्थानीय जनजातियों के शोषण के विरुद्ध संघर्ष किया था। इन ब्रिटिश लोगों और जमींदारों को दिक्कू या फिर बाहरी लोग कहा जाता था। उन्होंने आदिवासी लोगों के धर्मांतरण को रोकने के लिए बिरसाइत नामक एक संप्रदाय की
की शुरुआत की थी। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के विरुद्ध आदिवासी समुदाय को एकजुट करते हुए मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। इन्होंने स्थानीय अधिकारियों द्वारा जनजातियों के शोषण के विरुद्ध उलगुलान नामक आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन ने 1908 के छोटापुर नागपुर टेनेंसी एक्ट में मदद की। साथ ही इसने जनजातीय खूंटकट्टी अधिकारों को मान्यता दी और बेथ बेगारी पर भी प्रतिबंध लगाया। बिरसा मुंडा के जीवन से हम साहस, वीरता और अपने समुदाय के लिए दूरदर्शिता की भावना की प्रेरणा ले सकते हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।